नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज का सवाल पूछा है हुसैन शेख जी ने और वो पूछते हैं कि एएचयू का जो सीएफएम है वो सीएफएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नॉर्मली हम लोग जो एचपीसी फील्ड में उसमें हम लोग जो एयर क्वांटिटी है या एयर फ्लो क्वांटिटी है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीएफएम। बेसिकली जो सीएफएम है एयर फ्लो क्वांटिटी या एयर क्वांटिटी का यूनिट या इकाई है। मान लो जैसे कि कहीं पे हमें टेम्परेचर चेक करना है, ओके, तो हम वहां पे प्रॉपर वर्ड क्या होगा, टेम्परेचर चेक करना है, ना कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डिग्री सेल्सियस चेक करना है या डिग्री फ़ारेनहाइट चेक करना है। तो आप यूज कर सकते हो लेकिन प्रॉपर वर्ड वहां पे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर चेक करना है, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। और डिग्री सेल्सियस चेक करना है या डिग्री फ़ारेनहाइट चेक करना है, ये वर्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं होती है। वैसे ही सिमिलर क्या होता है, हर जगह पे आप इंटरनेट पे देखोगे या नॉर्मली जो भी लोग एचएफसी फील्ड में काम करते हैं वो ज्यादा करके एयर फ्लो क्वांटिटी होती है, एयर क्वांटिटी को सीएफएम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये वर्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी नए इंजीनियर्स है या फिर टेक्नीशियंस है वो जो है वो सीएफएम वर्ड की जगह पे एयर क्वांटिटी वर्ड जो है उसको यूज करना चालू कर। ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है जिसको हम एएचयू कहते हैं, एएचयू जो है एयर कंडीशनिंग रूम का एक्चुअली लंग्स होता है जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से हवा को लेते हैं और हवा को लेने के बाद में उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो एयर कंडीशनिंग रूम जो होती है उसमें जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है वो एयर हैंडलिंग यूनिट भी सेम काम करता है। वो क्या करता है, बाहर की फ्रेश एयर और रिटर्न एयर को मिक्स करता है और उस हवा को ठंडा करके फिर क्या करता है, पूरे एयर कंडीशनिंग रूम में फैलाने का काम करता है। जैसे हमारे जीने के लिए हमारे फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए और हमारा सांस लेना जरूरी है, वैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए एएचयू का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट है या एएचयू है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, ये चेक करने के लिए हम एयर क्वांटिटी को मेजर करते हैं या फिर एयर फ्लो क्वांटिटी को मेजर करते हैं और वहां पे जाके हमें सीएफएम मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी आप यहाँ पे डायग्राम में एयर हैंडलिंग यूनिट को देख सकते हो। तो यहाँ पे फिल्टर सेक्शन है, ग्रीन कलर का जो फिल्टर है, फिर यहाँ पे कूलिंग कॉइल है और ये जो रेड कलर में दैट इज ब्लोअर हाउसिंग और इसमें ग्रीन कलर का ये जो ब्लोअर है, यहाँ पे ब्लोअर मोटर है और ब्लैक कलर में जो है बेल्ट है और इस बेल्ट से मोटर और ब्लोअर आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर ये सप्लायर हो गया, उसका डक्ट हो गया, यहाँ पे एक कैनवस कनेक्शन है जो वाइब्रेशन एलिमिनेट करने के लिए लगाया जाता है और यहाँ से सप्लायर डक्ट स्टार्ट होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि एक हेल्दी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट का सही होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है और एयर हैंडलिंग यूनिट जो है सही तरीके से काम करता है नहीं करता है चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एयर क्वांटिटी को चेक करते हैं। तो एयर क्वांटिटी में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, एयर क्वांटिटी कभी कम हो जाती है। तो कम होने के बहुत सारे रीजन है, उसमें से कुछ रीजन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिल्टर और कॉइल ब्लॉक हो जाती है, जो ग्रीन कलर का फिल्टर है पूरी एयर कंडीशनिंग रूम की हवा यहाँ से पास होती है, तो हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है यहाँ पे अटक जाते हैं। अगर एक ब्लॉक हो गया या इवन कॉइल ब्लॉक हो गई तो हवा जितनी जानी चाहिए उतनी हवा नहीं जाती, जिससे कि एयर क्वांटिटी कम हो जाती है और एयर क्वांटिटी अगर कम हो गई तो कम हवा जो एयर कंडीशनिंग रूम तक पहुंचती है और कम हवा अगर एयर कंडीशनिंग रूम तक पहुंचेगी तो वहां पे कूलिंग कम होगी। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रॉस्ट एंड कॉइल। कॉइल के ऊपर कभी कभी बर्फ जमा हो जाता है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कॉइल के ऊपर बर्फ जमा हो सकता है। कॉइल के ऊपर जब बर्फ जमा हो जाता है तो कॉइल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है या पार्शियली ब्लॉक हो जाती है। तो अगर ये पार्शियली भी ब्लॉक है कॉइल तो भी एयर क्वांटिटी जो है एयर क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में सीएफएम कम हो जाता है। ओके, फिर बेल्ट लूज। तो ये जो बेल्ट है ये बेल्ट भी कई बार लूज हो जाते हैं, जब ये ज्यादा घूमता है तो ये लूज हो जाता है। अगर बेल्ट लूज हो गया तो जितनी पावर ब्लोअर को मिलनी चाहिए उतनी ब्लोअर को पावर नहीं मिल पाती, जिसके कारण ब्लोअर का आरपीएम कम हो जाता है। आरपीएम मतलब स्पीड कम हो जाता है और ब्लोअर का स्पीड एक बार कम हो गया तो उसकी जो एयर हैंडल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि सीएफएम कम हो जाता है और सीएफएम कम होने से एयर कंडीशनिंग रूम में हवा कम जाएगी और वहां पे कूलिंग कम होगा। दूसरा रीजन है डस्ट इन ब्लोअर। ये कभी कभी ना डस्ट ज्यादा जमा होने से ब्लोअर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। फिल्टर को हम लोग ने रेगुलर क्लीन नहीं किया, कॉइल को अगर क्लीन नहीं करते तो डस्ट आगे जाके ब्लोअर में चली जाती है और ब्लोअर को ब्लॉक कर देती है। और ब्लोअर को अगर एक बार ब्लॉक हो गया, ब्लोअर के जो वेन्स होते हैं या उसको ब्लेड कहते हैं, वो अगर एक बार ब्लॉक हो गया तो उसको जितनी चाहिए उतनी हवा नहीं फेंकता, जिसके कारण एयर कंडीशनिंग रूम में कम हवा जाती है और कूलिंग वहां पे नहीं होती। आगे जाके क्या दिया है, टॉन कैनवस। कैनवस कई बार फट जाते हैं तो हवा तो ब्लोअर पास कर रहा है लेकिन हवा यहाँ से लीक हो जाती है कैनवस में से, तो आगे एयर कंडीशनिंग रूम तक वो हवा नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सीएफएम कम हो जाता है या फिर एयर क्वांटिटी कम हो जाती है। और आगे जाके लीक इन डक्ट। डक्ट में जॉइंट्स होते हैं। ओके, तो जॉइंट के बीच में गैस्केट रखा होता है, फिर भी
वहां पे कुछ ना कुछ लीकेजेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। वो लीकेज अगर बढ़ गया, नॉर्मली 10% लीकेज चलता है, लेकिन लीकेज अगर 10% से ज्यादा हो गया तो जो भी ब्लोअर हवा फेंक रहा है वो हवा सारी क्या हो जाती है, बीच में ही लीक हो जाती है, और एयर कंडीशनिंग रूम में जितनी हवा पहुंचनी चाहिए उतनी हवा नहीं पहुंचती, और फिर वहां से कंप्लेंट आना स्टार्ट होती है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे वक्त में इन सारे केसेस में, या इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, उस केस में हम एयर क्वांटिटी को चेक करते हैं। अब हम देखेंगे एयर क्वांटिटी कैसे चेक की जाती है। अब जो एयर क्वांटिटी मेजर करते हैं ना, तो एयर क्वांटिटी को मेजर करने के पहले हम लोग को एयर वेलोसिटी को मेजर करना होता है, और एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एनोमीटर। तो आप यहाँ पे डायग्राम में एनोमीटर देख सकते हो। इस टाइप से कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक फैन होता है और उसमें वेन्स होती है। तो क्या होता है, जितनी तेजी से हवा इस वैन के ऊपर से गुजरती है ना, उतनी तेजी से वैन घूमने लगती है, या फैन भी कह सकते हैं, घूमने लगता है, और जितना ज्यादा ये घूमेगा उसके हिसाब से यहाँ पे रीडिंग्स आती जाती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम चूंकि ये रिटेनर सेक्शन होता है या फिल्टर सेक्शन होता है, फिल्टर सेक्शन पे क्या करते हैं हम एयर वेलोसिटी को, फिल्टर में जो हवा जाती है उसकी वेलोसिटी को चेक करते हैं। अब कुछ चीजें इसमें ध्यान देनी होती है आपको जब भी हम एयर वेलोसिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो CFM यूनिट है, क्यूबिक फुट पर मिनट। तो फीट पर मिनट इसमें आ रहा है ना, तो हमें जो मीटर है, मीटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से हम लोग को फीट पर मिनट का ऑप्शन यहाँ पे सेट करना है। दूसरा कुछ मीटर में ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें हम फैक्टर सेट कर सकते हैं। पुराने वाले अगर मीटर अगर आप यूज करोगे तो उसमें तो फिक्स था 10 करके फैक्टर होता था, लेकिन नए इसमें शायद अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसमें से कोई 5, 10, 15, 20 जो भी फैक्टर होगा, फैक्टर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसको याद रखना होगा क्या फैक्टर आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तीसरा, जब आप इसको यूज करोगे तो एयर फ्लो जो भी होती है, उस एयर फ्लो को ये जो वैन है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब हवा अगर जा रही है, हवा का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल हवा के बिल्कुल सामने सामने पंखा होना चाहिए, तब जाके ये जो हवा है बराबर इसमें से जाएगी और वेन्स जो है प्रॉपरली घूमेंगे। आपने अगर इसको टेढ़ा पकड़ा ना, वेन्स को, फैन को, तो जो हवा का फ्लो है वो सही से नहीं जाएगा, और सही से नहीं जाने के कारण क्या होगा, वो जो है जितना सही तरीके से घूमना चाहिए वेन्स उतनी सही तरीके से नहीं घूमेगी, और यहाँ पे आपको रीडिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो रीडिंग को प्रॉपर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। और फिल्टर के यहाँ पे रखते वक्त में भी आपको फिल्टर से ज्यादा दूर नहीं रखना है, फिल्टर से क्लोज में जाके इसको होल्ड करना है, बेंच को, इस फैन को, और वहां पे जाके आपको क्या करना होता है, अलग अलग रीडिंग्स लेनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समझो AHU का फिल्टर सेक्शन है। तो यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिल्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अलग अलग फिल्टर होते हैं। तो अलग अलग फिल्टर पे आपको अलग अलग रीडिंग्स लेनी पड़ती है। जितनी ज्यादा रीडिंग आप लोगे उतना क्या होगा, आपको एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक जो फिल्टर है वो 2 फीट बाय 2 फीट का है, नॉर्मली 610 mm के फिल्टर होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 फीट के होते हैं। तो इसमें आप 5 रीडिंग ले सकते हो। अगर ज्यादा रीडिंग लेना पॉसिबल है तो आप वहां पे ज्यादा रीडिंग भी ले सकते हो, ताकि आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिले। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट पे जो है मान लो कि मैंने रीडिंग ली है, जैसे कि एनोमीटर होता है ना, इसको मैंने प्लेस किया। तो मान लो कि यहाँ पे ये एनोमीटर का जो वैन है, इसको रखने के बाद में फैन घूमने के बाद जो रीडिंग आई दैट इज 35। ओके, तो जो भी रीडिंग आती है मैंने क्या किया, इसको नोट डाउन कर लिया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको एज्यूम करना है कि ये AHU का फिल्टर सेक्शन है, और फिल्टर सेक्शन में आपको ऐसे 5 रीडिंग लेनी है, और फिर जाके एक पेपर पे आप क्या कर सकते हो, सेम प्लॉट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया ना, वैसे प्लॉट कर सकते हो। और जहां पे जो रीडिंग आती है, जिस कॉर्नर में जो रीडिंग आती है, उस रीडिंग को ऐसे आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ऐसा करके यहाँ पे समझो 4 फिल्टर है, तो चारों फिल्टर के मैंने क्या किया, 5-5 रीडिंग लेके रखी है। तो रीडिंग लेने के बाद में आपको क्या करना होता है, इसका एवरेज निकालना होता है। ओके, एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट आपको टोटल रीडिंग मिलेगी। तो मैंने क्या किया, ये 35 यहाँ पे इसको मेंशन किया, 52 लिखा, फिर 32, 30, 25, फिर इस फिल्टर के सारे नंबर्स, फिर इस फिल्टर के सारे नंबर्स, और फिर सारे इस फिल्टर के सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, और सबका मैंने टोटल कर दिया। तो टोटल कितना आया, 744 इसका टोटल आ गया। अब इस टोटल जो रीडिंग है, एक फिल्टर की 5 रीडिंग है, तो ऐसे 4 फिल्टर है, तो टोटल 20 रीडिंग है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एवरेज निकालने के लिए एवरेज एयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 744 डिवाइडेड बाय 20, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एवरेज रीडिंग मिल गई। तो इस तरीके से एवरेज रीडिंग को यहाँ पे लेना होता है। इस केस में एवरेज रीडिंग आई है 37.2। फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मीटर जब आप यूज करोगे तो उसमें आपको फैक्टर सेट करना होता है। तो इस केस में हमने मान लिया कि 10 फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है इस रीडिंग को। तो 37.2 को
10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली मेरे को क्या मिल गई, एयर वेलोसिटी की जो रीडिंग है वो मिल गई, और दैट इज इन फीट पर मिनट। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है एयर वेलोसिटी का, 372 फीट पर मिनट हमारा रीडिंग आ गया। फाइनली जो एयर क्वांटिटी होता है या एयर फ्लो क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है या फिर सीएफएम का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो फिल्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लेना है इनटू एयर वेलोसिटी करना है। ओके, मतलब यहाँ पे एयर वेलोसिटी की जो रीडिंग हम लोग को मिल गई, अब क्या बचा, फिल्टर का एरिया बचा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो एक फिल्टर का एरिया 2 फीट बाय 2 फीट है और बाकी सारे जो फिल्टर है उसका एरिया भी उतना ही है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर वक्त में सब फिल्टर का एरिया एक जैसा होगा। अगर डिफरेंट एरिया होगा तो आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 फीट बाय 2 फीट मतलब एक एरिया ऑफ 1 फिल्टर मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 2 into 2 दैट इज 4 स्क्वायर फीट। ओके, तो एक फिल्टर का एरिया आ गया 4 स्क्वायर फीट, ऐसे 4 सेम फिल्टर है तो मैंने क्या कर दिया 4 into 4 कर दिया, और हम लोग को टोटल जो फिल्टर एरिया है वो मिल गया, दैट इज 16 स्क्वायर फीट। ओके, तो टोटल जो एरिया है वो हो गया 16 स्क्वायर फीट। अब इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करना है, CFM इज इक्वल टू एरिया इंटू एयर वेलोसिटी। तो एरिया मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 स्क्वायर फीट, और जो हम लोग को एयर वेलोसिटी यहाँ पे मिली थी उस एयर वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज 372। तो 16 इंटू 372 दैट इज इक्वल टू 5952। ओके, तो 5952 CFM क्या हो गया, टोटल रीडिंग आ गई। तो इस तरीके से जो एयर क्वांटिटी है या एयर CFM जो है AHU का, उसको हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो अगर ये सब CFM कैलकुलेट करने के बाद में या एयर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद में अगर वो कम आ रही है तो समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कि फिल्टर ब्लॉक होगा, फ्रॉस्ट होगा या बेल्ट लूज होगा। और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं या ऑयल को क्लीन कर सकते हैं, या बेल्ट अगर लूज है तो बेल्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कई बार रिक्वायर्ड CFM फिर भी नहीं मिल रहा है तो कई बार पुलिस को वगैरह चेंज करके उसके फॉर्मूलेज होते हैं, इसका RPM बढ़ाया जाता है और फिर CFM को बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को पता करना होता है कि कितना एयर क्वांटिटी है। एक बार एयर क्वांटिटी को आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में आप इसके ऊपर जो भी एक्शन लेनी हो एक्शन ले सकते हैं, और इसके लिए एयर क्वांटिटी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या हो जाता है कि डक्ट में लीकेजेस आ जाते हैं। अब ये तो आपको पता चलेगा एयर क्वांटिटी मेजर करके, लेकिन डक्ट में अगर लीकेज आ गया तो यहाँ पे तो CFM आपको कई बार सही बताता है। तो उसमें दो चीजें करनी पड़ती है। मान लो कि यहाँ पे आपको जो भी मैंने मेथड बताई एनोमीटर यूज करके, यहाँ पे 100 CFM आ रहा है। ओके, और 100 CFM आने के बाद में आपको यहाँ पे हवा कम मिल रही है। जो एयर कंडीशनिंग रूम में जो डिफ्यूजर्स होते हैं या ग्रिल्स होती है, रजिस्टर होती है, वहां से जो हवा आ रही है वो कम आ रही है। ओके, तो उसको चेक करने के लिए ना एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं कि एयर कैप्चर हुड कहते हैं। कुछ ऐसे होता है एयर कैप्चर हुड, तो ये कुछ ऐसे फनल टाइप होता है लेकिन स्क्वायर शेप में होता है, और यहाँ पे उसकी रीडिंग्स वगैरह, उसके अंदर फैन जैसे वेंस वगैरह होते हैं, और यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है। तो क्या करना होता है, समझो यहाँ पे आपको 100 CFM मिला, तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, ये जो कैप्चर हुड है ना, हर एक ग्रिल के ऊपर या जो डिफ्यूजर होगा वहां पे 1 2 3 सब जगह पे प्लेस करना होता है, और हर एक जगह की रीडिंग लेनी होती है आपको। और रीडिंग लेने के बाद में अगर ए रीडिंग और ओ रीडिंग अगर मैच हो गई, समझो यहाँ पे 100 CFM आया और यहाँ पे आपको 30 मिला, सेकेंड जगह पे गए यहाँ पे भी 30 मिला, थर्ड जो है यहाँ पे भी आपको 30 मिला, तो टोटल मिला के कितना हो गया 90 CFM। ओके, तो 100 CFM यहाँ से आया, 90 CFM यहाँ से बाहर निकला, तो दैट इज ओके। 10% जो है वो लीकेज डक्ट में हो सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कम रीडिंग मिली, मतलब फर्स्ट अगर आपने डिफ्यूजर में देखा तो यहाँ पे आपको 20 मिला, यहाँ पे 10 मिला, ओके, और यहाँ पे फिर से 20 मिला, तो टोटल कितना हो गया 50 CFM। ओके, तो अब क्या हो गया, यहां से तो 100 CFM जा रहा है, लेकिन जो ग्रिल्स होती है ग्रिल्स में से तो खाली 50 CFM आ रहा है, तो जो 50 CFM है एयर क्वांटिटी जो है वो कहीं पे तो जा रही है, तो वो श्योर जो होगा यहाँ पे कहीं पे तो लीकेज होगा, और लीकेज की वजह से हवा निकल के जा रही है, जिसके कारण वो डिफ्यूजर में से बाहर निकल के नहीं आ रही है। तो इस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं, उस फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको एनोमीटर और ये जो एयर कैप्चर हुड है वो एयर कैप्चर हुड काम में आते हैं, और इनकी मदद से हम एयर क्वांटिटी को मेजर करते हैं और एग्जैक्टली क्या फॉल्ट है HVAC सिस्टम में, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।